गुड मॉर्निंग मित्रों। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2। हमने इससे पहले अध्ययन किया था संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज हम अध्ययन करेंगे प्रावैद्युत पदार्थ। जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ना चालक होते हैं न ही कुचालक होते हैं, या इनमें अचालक भी बोल सकता हूं, और ना ही अर्धचालक होते हैं। विद्यार्थियों, जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं ना चालक होते हैं, ना कुचालक होते हैं, ना ही अर्धचालक होते हैं, और न ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परंतु कुछ कुचालक परंतु कुछ कुचालक प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। परंतु कुछ कुचालक प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कांच, कागज, एबोनाइट, मोम, रबर, ETC। तो मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं ना चालक होते हैं, ना अर्धचालक होते हैं, न ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु कुछ कुचालक प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं। तब आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है परंतु विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है किंतु विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, या जिनमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रावैद्युत पदार्थ। और इस टॉपिक को हमें यह पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन किया है, इसकी एक प्लेट पर प्लस आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश होता है। यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है प्लस का, और यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होता है। अब जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को इन समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं तो इसमें जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा या जो इनके मध्य धारिता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अध्ययन के लिए हम इस प्रावैद्युत पदार्थ का अध्ययन करना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है किंतु विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं या दर्शाते हैं या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन्हें हम प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए।
इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है किंतु विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें प्रावैद्युत पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। उदाहरण पहले बता सकता हूं, जैसे रबर, एबोनाइट, मोम, कागज, ये सब क्या है? प्रावैद्युत पदार्थ हैं। और ये किसके पार्ट हैं? ये कुचालक होते हैं। समस्त कुचालक प्रावैद्युत पदार्थ नहीं होते हैं, कुछ कुचालक ही प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं। अब दूसरा आता है प्रावैद्युत पदार्थ के प्रकार। प्रावैद्युत पदार्थ के प्रकार। प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। अंग्रेजी में कहते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। दूसरा होता है अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। ये हो जाएगा आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1 है ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र वह ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं होता है या अलग अलग होता है। उन्हें
ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, NaCl, ETC। विद्यार्थियों, आप जानते हो कि किसी अणु में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पे उदासीन होते हैं। अब इस नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये हम जानते हैं। अब देखो, इस नाभिक में इस प्रोटॉन का एक केंद्र होता है वितरण के लिए, और इन इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए भी इलेक्ट्रॉन का भी एक केंद्र होता है। अब ये जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं, इसमें जो प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस के जो ऋणावेश और धनावेश हैं वो ध्रुवित होते हैं, यानी कि संपाती नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे HCl में यदि हम देखें तो HCl में क्या होता है? H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ये हम जानते हैं केमिस्ट्री में। और यह क्या है? इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। तो मान लो कि मैं इसका छोटा आकार है इसको यूँ लिख दूँ और इसका बड़ा आकार को मैं थोड़ा यूँ कर दूँ, ये तो ये H प्लस और Cl माइनस है। अब देखो, हम ये भी जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस एक अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखो, अब यदि बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हों और वो भी क्या होंगे? अव्यवस्थित होंगे। अब जब भी अव्यवस्थित होंगे तो एक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर है, दूसरे का भी माइनस से प्लस की ओर होगा, परंतु अव्यवस्थित होने से इनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी और अधिकांश दो अणुओं के मध्य जो दूरत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जिससे परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस चीज को मैं आपको केस नंबर फर्स्ट करके सिखाता हूं कि जब केस नंबर फर्स्ट जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो या E सदिश इज इक्वल टू 0, या तो हम हिंदी में कह दीजिए ये है, या E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भी क्या हो गया? बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अब देखो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो ये जो ध्रुवीय अणु है ये अव्यवस्थित रूप से होंगे। जैसे मान लो कि ये इधर माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ऐसे इसमें ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो इनमें विद्युत प्रवाह, इस एक में तो विद्युत प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा, यानी कि इसमें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, परंतु इन समस्त के कारण जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जैसे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी, परंतु आप देखो इसमें देखो इधर माइनस से प्लस की ओर होगी,
तो देखो इनका दोनों का परिणाम समान है, दिशा विपरीत है, तो क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, या P सदिश नेट इज इक्वल टू 0। जब आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस नंबर दूसरा है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। केस नंबर सेकंड, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, या इसे बोलते हैं E सदिश डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमने फिजिक्स में पहले देखा है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हम प्लस माइनस के जो ध्रुवित अणु है उनको रखेंगे, तो मैं मान लो कि ये आपका कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसमें प्लस माइनस को रखता हूं, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम जानते हैं कि जो प्लस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा, माइनस जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की क्वालिटी है, ये माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये सब माइनस प्लस, 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 माइनस प्लस। जब भी हम किसी पराविद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस संरेखित हो जाएगा और माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाएगा, जिससे इसका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डज नॉट इज इक्वल टू 0, या P सदिश डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये बात आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम केस नंबर सेकंड का अध्ययन करेंगे। 2, अध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ। देखिए, हमने देखा था कि वे प्राविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते थे, ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ। अब ये ध्रुवीय का उल्टा क्या है, अध्रुवीय। तो इसमें क्या हो जाएगा, वे प्राविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, उन्हें
अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए S2, N2, ETC। अब देखो, जो S2 है इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती है। मान लेते हैं कि यहीं धनावेश है और यहीं ऋणावेश है, इसको इस सिंबल से दिखा देते हैं। यहीं धनावेश है और यहीं ऋणावेश है, तो जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह संपाती है, तो यानी कि इसी बिंदु पर धनावेश है और इसी बिंदु पर ऋणावेश है। अब इसका भी जिस प्रकार हमने ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ की दो स्थितियों में अध्ययन किया, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो या E सदिश इजिकल टू 0। देखो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो मान लो कि ये जो अणु हैं इस प्रकार होंगे। इनके प्लस और माइनस एक ही जगह संपाती होंगे। जब प्लस और माइनस एक ही जगह संपाती हैं तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। इसलिए इनका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, 0, अर्थात या P सदिश इजिकल टू 0। अब देखो, चाहे प्रावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, दोनों ही स्थितियों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में या E सदिश इजिकल 0 की स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण का मान सदैव 0 आता है। केस नंबर सेकंड है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या E सदिश डज नॉट इजिकल टू 0। देखो, जब हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो जो आपके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक बिंदु पर जो संपाती थे वो क्या होंगे, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर संरेखित हो जाएगा, ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर संरेखित हो जाएगा। तो कुछ स्थिति इस प्रकार आपको नजर आएगी उसकी, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। एक बार और देखिए, अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ में जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र होता है वो एक बिंदु पर संपाती होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तो इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी रहती है, अर्थात उनका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या आता है, 0।
परंतु जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो जो इनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पे संपाती था, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर संरेखित हो जाता है। जिसके कारण संरेखित हो जाता है, जिसके कारण परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डज नॉट इज इक्वल टू 0 या P सदिश डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने परावैद्युत पदार्थ के प्रकार में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का अध्ययन किया। उसमें देखा कि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें जो धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, और जब वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तो वो अलग अलग, यानी कि एक में तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो अव्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण उनका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाता है, जिसके कारण परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। अब देखो, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को हम परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपना है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने के कारण उसमें विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होने की घटना को
उसमें विद्युत द्विध्रुव प्रेरित वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। देखो, जब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ था तो केस नंबर सेकंड दोनों में हमने देखा कि जब उनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग था, और जैसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस दिशा और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस दिशा संरेखित होने के कारण उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, या पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तो उन दोनों उदाहरणों से ये परिभाषा आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब इसका नेक्स्ट है पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश। पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, देखो, किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे P सदिश से प्रदर्शित करते हैं। जो पूरा आयतन है उसमें एकांक आयतन में जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे ही हम पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ।
रेखीय समदैशिक प्रावैद्युत पदार्थ। देखो, इसकी परिभाषा निकलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश है, जो प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश है, जिसको हम P सदिश से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश है, वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानुपाती होता है। अब हम इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वे प्रावैद्युत पदार्थ जिनका प्रावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश वे प्रावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश, जिसको हमने P सदिश से प्रदर्शित किया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। वे प्रावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। उसे रेखीय समदैशिक प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि जो P सदिश होता है वो प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश होता है, और E सदिश होता है वो क्या होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और इसी चीज को हमने शब्दों में लिख दिया है, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। और हम जानते हैं कि जब भी हम समानुपाती के चिन्ह को इक्वल टू चिन्ह में तोड़ते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक से गुणा करते हैं, और वो समानुपाती स्थिरांक आपका ऐसा होगा, एक स्लैश रख दीजिए और यूँ करके यूँ लिख दीजिए P सदिश, जहाँ एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रावैद्युत की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। प्रावैद्युत की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जिसे प्रावैद्युत की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने जो लिखा शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा, और आशा करता हूँ कि इसमें आपको समझ भी आया होगा। तो हमने जो प्रावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में रखकर इसका अध्ययन करना चाह रहे थे, और उस अध्ययन करने से पहले हमने ये जाना कि प्रावैद्युत पदार्थ का व्यवहार कैसा होता है। इसलिए सबसे पहले हमने प्रावैद्युत पदार्थ की परिभाषा दी, फिर उसके प्रकार को अध्ययन किया, और इनको जब हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं तो इनका व्यवहार कैसा होता है,
और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, और जैसे इनको हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है। फिर हमने उसे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश निकाला और फिर उसके बाद में रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ का अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल पर बराबर बने रहें और इसे लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।